स्वागत है आपका मोटिवेशन विद फन में। जी हाँ, एक संदेश आपने सुना होगा, आज मैं भी उस संदेश को रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हाँ, स्कूटी चलाने भी सिखा दो। तोड़ दिया दिखे आज पैर। थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो का जो मोटिव है वो क्या है। तो आइए पहले बातचीत कर लेते हैं कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम आते हैं, हम उसमें ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि नंबर नहीं आ पाता, या फिर स्टडी को कैसे किया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे हमेशा शेयर करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2 या 3 प्रकार की। नंबर 1 प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है कि सर नींद बहुत आती है। नींद आती है कब? ड्यूरिंग द स्टडी, पढ़ते हुए नींद आती है। सेकंड नंबर पर सर शुरुआत कहाँ से करें? जो हमने स्टडी करना चाह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत हमारी कहाँ से होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है सर क्या सिलेबस पूरा करना है, कितने चैप्टर हैं, मतलब कि क्या क्या पढ़ना है। इस प्रकार की कुछ बेसिक बात सामने आती हैं। और एक और आती है मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है कि मन नहीं लगता। मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता पर तो एक बार मैं वीडियो बना भी चुका हूं, पर आज थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझाया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए देखते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कहां पर है, कहां से कहानी की शुरुआत होती है आपकी। बहुत अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बारीकी से आज मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। असल में एक फैक्ट्री थी, और कारखाना कह लो या फैक्ट्री कह लो, तो उस फैक्ट्री का काम था कि उस फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे उन्हें जंगल से लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी। मतलब पेड़ कट के आते थे, पेड़ का जो भी बनता हो फर्नीचर वगैरह वो। तो एक बार उसमें 2 लोग, ए और बी नाम दे देते हैं, डजंट मैटर, है ना। ए और बी नाम के 2 लोग चले गए काम करने, ठीक है। अब दोनों ही लेबर क्लास में लग गए और उन्हें काम मिला पेड़ को काटने का। तो दोनों को पेड़ पर काटने का काम मिला, और साथ में दोनों को कंपनी की तरफ से, एक फैक्ट्री की तरफ से एक कुल्हाड़ी मिल गई, एक्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वो उन्हें मिल गई कि जाओ। पर काम ये नहीं था कि सैलरी मिलेगी, काम ये था कि जितने पेड़ आप लाएंगे काट कर शाम को, आपको उस पेड़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब जितना वर्क करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। एक पेड़ का कोई पैसा मान लो डन कर लिया कि एक पेड़ के 100 रुपये, एक पेड़ के 50 रुपये या 10 रुपये लाइक दैट। तो जब शाम को आए तो जो ये ए नाम का बंदा था, इसे ज़्यादा पैसे मिले। क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा पेड़ कट करे थे। लेकिन जो बी नाम का बंदा था, इसे कम पैसे मिले। क्यों? क्योंकि इसने कम पेड़ कट करे थे। अब दोनों को जब एक जैसी एक्स दी गई थी, एक जैसी कुल्हाड़ी दी गई थी, तो फिर इन दोनों ने पेड़ अलग अलग क्यों काटे? क्या ए के अंदर ज़्यादा पावर है और बी के अंदर कम है? नहीं, ऐसा नहीं था। आइए इस चीज़ को समझना। तो अब बी बहुत परेशान। बी ने सोचा अब कुछ नहीं, अब तो अगले दिन है, अगले दिन मैं ज़्यादा पेड़ काटूंगा और मैं ही ज़्यादा पैसे लेके जाऊंगा शाम को घर पर। अब भाई अगले दिन तो बी सुबह से ही पेड़ काटने पर लग गया। ले कुल्हाड़ी और दे कुल्हाड़ी, भैया ला पेड़ और दे पेड़। इन्होंने पेड़ चिमटा दिए। फिर शाम को जब पेमेंट का नंबर आया तो फिर से ए आगे निकल गया, ए को ज़्यादा पेमेंट मिला। अब बी बड़ा चिंता में। बी ने फिर कसम खा ली कि अब अगले दिन तो मैं ही लाऊंगा चाहे जो हो जाए। बी अगले दिन 2 घंटा पहले काम पर चला गया और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पेड़ काटने की कोशिश करी, बहुत सारे पेड़ काटे, तमाम मेहनत करी। फिर शाम को जब पेमेंट का नंबर आया तो फिर से ए को ज़्यादा पैसे मिले। ए की सेटिंग थी क्या कंपनी में? नहीं, समझना। असल में जब परेशान हो गया बी, तब बी ने ए से पूछा कि ऐसा क्या है कि तू रोज़ ज़्यादा पेड़ काट लेता है? मैं तुझसे जल्दी भी आया, तुझसे ज़्यादा मेहनत करी, तू लंच कर रहा था तब भी मैंने लंच नहीं करके सोचा कि पेड़ काटूँ, शाम को घर जाके खाना खाया एक ही बार, पर तू फिर भी ज़्यादा पेड़ काट पाता था, कैसे? तब ए ने बताया, अब यहाँ से आप लोगों की कहानी भी शुरू होगी, ध्यान रखना। ए ने बताया कि जब तू लगातार पेड़ काट रहा था, अब याद रखें, जब भी कोई काम एक लगातार करेंगे, कुल्हाड़ी लें और एक पेड़ को काटना शुरू कर दे, तो पेड़ बहुत अच्छा काटेगी, लेकिन अगला पेड़ थोड़ा धीरे काटेगी, उससे अगला पेड़ और धीरे काटेगी, उससे अगला पेड़ और धीरे। क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी की जो आगे की शार्पनेस होती है, जो कुल्हाड़ी तेज कहते हैं, पैनी कहते हैं, वो क्या हो जाएगी? शार्पनेस खत्म हो जाती है एक पेड़ काटते ही। क्लियर है? पर बी जो था बार बार अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करता था। ए ने बताया कि जब तुम दूसरा पेड़ काटने लगते थे, उस समय में बैठकर पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था। एक्स योर एक्स इसे कहते हैं। तो मैं अपनी कुल्हाड़ी को क्या करता था? तेज करता था। जब तुम पेड़ काटने की कोशिश करते रहे लगातार बिना आराम करे, उस समय मैं आराम करता था। क्यों? ताकि एनर्जी आ जाए और फिर आराम से अगला पेड़ काटूं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। ये कौन सा वर्क हुआ? स्मार्ट वर्क। तो अब ये स्मार्ट वर्क हमारी स्टडी में कैसे रिलीव करेगा,
कैसे इसे हम अप्लाई कर दें अपनी स्टडी के अंदर, ये बात आती है सामने की। तो सर कहानी हो गई, पर कहानी समझ में आया कि रेस्ट भी ज़रूरी है और अपने माइंड, यहाँ पर जो शार्प, यहाँ पर जो एक्स की बात हो रही है वो क्या है, आपका अपना माइंड है। अगर आप उसे शार्प नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माइंड को कैसे शार्प करें, कैसे आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जितना भी आपका सिलेबस है, अब आ जाते हैं सीधे काम की बात पर, नींद वगैरह क्यों आती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लो, उसका 80% जो सिलेबस होता है वो लिटरली 40 से 50% के सिलेबस टॉपिक में आ जाता है। मतलब कि अगर 10 चैप्टर हैं तो केवल 5 चैप्टर तक ही 80% सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी के 5 चैप्टरों से ऐसा नहीं आता है, पर रिमेन 20% मतलब कम आता है। लेकिन आप समझ गए होंगे 5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझेंगे। मतलब कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उसका कम से कम आपको 40 से 50% ही पढ़ना है। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, सर 40 से 50% पढ़ेंगे, ऐसा समझ लेते हैं, मूल से 50% पढ़ेंगे तो ये 50 छोड़ देंगे। नहीं भैया, अरे छोड़ना नहीं है, समझोगे। इससे हमें ये पता चलता है कि 50% की जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हाई है। अब आप समझें, आपके व्हाट्सअप चलाते होंगे आप लोग, व्हाट्सअप में कम से कम नियर अबाउट 70-80 नंबर होंगे, 100 नंबर तो होंगे जो व्हाट्सअप पे कभी ना कभी किसी न किसी को हाय हेलो कुछ बात हुई होगी। या मान लेते 50 नंबर भी होंगे, तो क्या रोजाना 50 के 50 से बात करते हो? नहीं करते ना रोजाना 50 के 50 से बात। हम कितने से करते हैं? गिनती से 4, 5, 6, 7, 8, 10 इतने ही लोगों से बात होती है। उसका मतलब ये नहीं दूसरे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस चल रहा है उनका, है ना। पर डेली जो बात होती है, डेली हम किसी को विश करते हैं, आप समझ गए होंगे किसे कर रहे हो आप लोग विश, है ना, ठीक है। तो जिसे विश कर रहे हो, ज़रा खाना वाना खा लिया, जो भी पूछ रहे हो, तो वो एक ही होगा। लेकिन उसके बाद, अच्छा कुछ लोगों के 2 भी होते हैं, सही है, पर उसके बाद की क्या कहानी है कि कुछ ऐसे ही पर्सन होंगे जो फ्रेंड सर्किल में आते होंगे, उनसे भी बात हो जाती होगी, लेकिन सबसे नहीं, गिनती के लोगों से। तो सेम ऐसे ही ये होता है हमारा सिलेबस। इसमें भी सब चीज़ फिक्स है कि मोस्टली जो एग्जाम में आता है वो आता है 40 से 50% के बीच का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दावत होती है, खाना खाने जाते हैं, क्या दावत में जितने भी आइटम रखे हुए हैं सब पे टूट पड़ते हो? नहीं। दुनिया की किसी भी दावत में चले जाना, मूल रूप से हम अपना 80% पेट उसी खाने से भरते हैं जो नॉर्मल है, जैसे रोटी, चावल, दाल, पनीर या कोई मिक्स वेज, या कुछ अलग है इससे? पेट 80% इससे भरते हैं। कुछ ज़्यादा ही भूखे लोग जो होते हैं उनकी बात अलग है कि भैया वो टिक्की पे टूट पड़े, पानी पूरी पे टूट पड़े, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात। इतने ही पेट भर लेते हैं, नहीं भर लेते हैं, है ना। तो यही तो मेनू है। क्या इसका मतलब जो बाकी रसगुल्ले रखे हैं, रसमलाई रखी है, या अगली जो भी चीज़ें रखी हैं, चाउमीन रखी, वो वेस्टेड नहीं, वो रेगुलर है कि खा लिया नॉर्मल ओनली। तो सेम थिंग इज दैट, यही रोटी, चावल, दाल, पनीर, मिक्स वेज, यही आपका इंपॉर्टेंट 50% है। अब आप कैसे पता करेंगे सर हमारा 50% इंपॉर्टेंट है कौन सा? अब आप एक बताओ, आप डेली खाना खा रहे हो, है ना, डेली व्हाट्सअप पे बात करो, तो पता चल गया ना कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है, कौन सा इंपॉर्टेंट खाना है, पहले कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। सेम थिंग इज देयर कि आपको सिलेबस भी ऐसे ही पता करना है कि कैसे। देखो इसके लिए कुछ मूलभूत है। अब हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे स्मार्ट स्टडी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करो, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका होना चाहिए। इस प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, जैसे आज ही की बात ले लो, आज हमने जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया सुबह 6 बजे हिंदी का, है ना, उसमें कैसा क्वेश्चन था, उसमें पहला एक क्वेश्चन था वर्णमाला से। अब आपने क्या करा, जब आप ऐसे 10 सेट कर लेंगे मेरे वर्णमाला के या फिर किसी भी चैनल से कहीं या किताब से, तो आप देखेंगे कि वर्णमाला का क्वेश्चन 10 में से 9 सेट में आ रहा है। तो आपके दिमाग में पिंच करा कि वर्णमाला जो टॉपिक है या वर्णमाला जो चैप्टर है, ये भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता चलेगा या नहीं चलेगा? सेकंड, आपने देखा होगा कि हर 10 में से 8 पेपर में या टेस्ट में आप देख रहे होंगे संधि का क्वेश्चन आ रहा है साहब। तो इसका मतलब पता चला कि दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? संधि है, और है भी। देखो ऐसी चीजें पता चलती हैं नहीं चलती हैं। आपने देखा होगा कि हर पेपर में कहीं ना कहीं पर्यायवाची जरूर आया, तो इससे हमें पता चला सर पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोम जरूर आया, पता चला विलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम कुछ चिन्हित करेंगे। ऐसे नहीं कि 20 चैप्टर चिन्हित कर लो कि सब इससे भी आया था, मोस्टली जो आ रहे हैं पहले उन्हें चिन्हित करें या उनकी एक लिस्ट बनाएं। ठीक सेम ऐसे ही होगा मैथ के अंदर, पर ये सब आएगा कहाँ से? डेली प्रैक्टिस करें। जब तक हम डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, जब तक कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते।
क्लियर है, डेली प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। सेकंड नंबर, आप कोई बुक खरीद लें या कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से भी लें और डेली या फिर ऐसा ले लें कि जो मार्केट में बिकते हैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन सेट आते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो फ्लो में चल रहा है क्वेश्चन आजकल वो कौन सा है या कौन से टॉपिक का है। जब वो टॉपिक आपको पता चलेगा, वो चैप्टर आपको पता चलेगा, तो उस चैप्टर को आप तैयार करेंगे। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा, लोड करा रहे हैं वापस से। तो आपने क्या करा, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए या जो भी कहें। मॉक टेस्ट, देखिए अब आप कहेंगे कि सर प्रैक्टिस सेट 10 ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट में डिफरेंस क्या बचा। प्रैक्टिस सेट हो सकता है बच्चे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का या पर्टिकुलर किसी भी एक चैप्टर का। टॉपिक को चैप्टर मैंने क्यों बोला, मान लेते हैं कि आपने मैथ का एक चैप्टर पढ़ा और मैथ के चैप्टर का नाम है परसेंटेज। अब आपका प्रैक्टिस सेट क्या होगा, एक मैथ के चैप्टर का ही होगा और वो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के जितने भी सवाल हैं आप सारे कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब आपने क्या पढ़ा, देखिए अब इस तरीके को अप्लाई कर लेना। मैं नहीं जानता कितने लोगों को बात समझ में आएगी, पर एक को भी समझ में आई तो बड़ा ही वसूल हो जाएगा चीज़ों को बनाना या समझना। तो देखिए जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है ये समझते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो ये डेली प्रैक्टिस सेट होता है ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हो सकता है, पर्टिकुलर चैप्टर भी हो सकता है, ठीक है, या पर्टिकुलर केवल एक ही सब्जेक्ट का हो सकता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन 10 ईयर के जो होंगे रैंडमली होंगे अलग अलग टॉपिकों से, जैसे जीएस के ले लीजिए, मोस्टली जो बच्चा परेशान होता है जीएस के। या फिर मॉक टेस्ट होता है कि पूरा रैंडम सेट, मतलब कि मान लेते हैं लेखपाल में क्या क्या आता है, सर जी लेखपाल में मैथ आता है, हिंदी आता है और जीएस आता है। तो लेखपाल का अगर आप मॉक टेस्ट लेंगे तो उसके अंदर तीनों मिलेंगे, 100 क्वेश्चन तीनों के मिलेंगे, एक प्रैक्टिस सेट पूरा बना हुआ, उसे कहते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर सब कुछ होता है। तो आइए आगे की बातचीत करते हैं। मज़ा आ रहा होगा, देखिए चीज़ें समझ में आ रही हों। ऐसी चीज़ें समझने के बाद ही पढ़ाई जब करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आइए कि सर जो स्मार्ट वर्क है उसे करना कैसे। कई बार ऐसा होता है कि तो 10 घंटे पढ़ लिए याद नहीं हुआ, 12 घंटे पढ़ लिए याद ही नहीं हो रहा, मैं तो सर बर्बाद हो गया, मुझे तो पढ़ाई समझ में नहीं आती। भैया आएगी कैसे। अब देखो आपने क्या करा, मैथ में जो टॉप चैप्टर है वो है 20। समझना किसकी बात कर रहे हैं, मैथ की। पर जब बच्चा मैथ पढ़ता है तो उसे नींद आ जाती है, जीएस पढ़ता है तो उसे नींद आ जाती है। पहले मैथ पे बात कर लेते हैं। तो मैथ में आप क्या करें, सबसे पहले जो आपने मॉक टेस्ट है टीचर से बात करें, जो आपके यहाँ बेस्ट टीचर जैसे समझते हो उनसे कंसल्ट करें और इस चीज़ को कंफर्म करें कि कौन से बेस्ट टॉपिक स्टार्टिंग में करने चाहिए। अब मैं पहले बता दूं, जो है मैंने बताया था कि 40 से 50% के अंदर ही अंदर पूरा सिलेबस आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का सिलेबस नहीं करना होता, बस ये है कि इसे पहले करना हो। आपको सीक्वेंस चेंज करना है, आपको सीक्वेंस चेंज करना है। पहले ये 40 से 50% इंपॉर्टेंट वाला कर लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट वाला कर लीजिए। जैसे घर बनता है, क्या घर पे घर बनने से पहले पेंट कर दोगे, नहीं होगा ना पेंट। पहले घर बनना ही जरूरी है, फिर उस पर लेसाई जरूरी है, फिर पेंट होगा। एम आई राइट, क्लियर है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सबसे पहले आप अपने आप को बिल्ड करें, तो वो बिल्ड होगा 40 से 50% चैप्टर से। जिस बच्चों को, जो बच्चा कभी भी जिस चैप्टर को अहमियत नहीं देता वो है नंबर सिस्टम। मैंने अक्सर देखा है बच्चे इसे स्किप करना चाहते हैं, पर मैं बता दूं एक लौता ऐसा चैप्टर है जो पूरी मैथ को अकेले थामे पड़ता है। ये चैप्टर एक तरफ और पूरी मैथ एक तरफ, क्योंकि अंगणित हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसका मतलब ही तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब नंबरों का एक ऐसा सिस्टम, नंबरों का एक सिस्टम जिसे आप बच्चे ने समझ लिया, रट नहीं लिया, समझ लिया, तो समझ लो 50% 60% से ऊपर मैथ उसकी फिंगर टिप पर होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है नंबर सिस्टम। इसे बिल्ड कर लिया तो समझ लो 60% के आसपास का मैथ समझ में आ गया। दूसरी रही सही कैसे निकाल देता है आपका परसेंटेज का चैप्टर। परसेंटेज पढ़ लिया तो सोने पे सुहागा। इसके बाद आता है चैप्टर आपका रेशो। क्लियर है, 3 चैप्टर मैंने अभी बताए। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। एक आता है एलसीएम एचसीएफ, मैंने ये 5 चैप्टर अभी आपके सामने रखे। एक आता है आपके पास कार्य दूरी, है ना, वर्क एंड टाइम। एक आता है टाइम एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर है पहले मेरी नज़र में। 1 2 3 4 5 6 7, कितने चैप्टर बताए मैंने? 7। अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हैं और चाहते हैं मैथ में पकड़ बने, ये 7 चैप्टर कर लो। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो आपकी फिंगर टिप पर होगा। क्यों? क्योंकि उन सभी चैप्टर में सब कुछ इन्हीं से तो आता है। चैप्टर किसी भी चीज का हो, पूछा इन्हीं में से जाएगा कहीं ना कहीं। परसेंटेज पूछ रहा होगा, रेशो पूछ रहा होगा, प्रॉफिट, सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हर कोई भी सवाल कर रहा हो उसमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती है? जरूरत हो ना कि एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम की जरूरत पड़े, कहीं भी पड़ जाती है। बहुत सारे स्मार्ट वर्क होते हैं। तो ये 7 चैप्टर हैं मैथ के, जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो लेखपाल जैसे पेपर में
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ लें, अभी इसके बाद एडवांस मैथ भी बचता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनिंग, ठीक है। तो लेखपाल जैसा पेपर हुआ, जेल वार्डन जैसा पेपर हुआ, उसके लिए 7 चैप्टर सबसे पहले करें। इसका मतलब नहीं ये सिर्फ 7 करके बैठ जाएंगे, भैया सर ने बता दिया था यही करने हैं, सिर्फ ये 7 नहीं करने, ये 7 पहले करने हैं, बाकी सब इनके बाद करने हैं, और शुरुआत करनी है नंबर सिस्टम से। क्लियर है सबको? तो ये हुआ हमारा मैथ का, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना ली। अब करना क्या है कि आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम को, जो भी आपकी क्लास होती हो, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, अच्छे से सीखें, बिल्कुल टॉप क्लास सीखें, पेन रजिस्टर साथ लेके बैठें, उसमें जो टास्क दिए जा रहे हैं उन्हें करें। उसके बाद जब ये हो जाए तब अपनी किताब निकालें। आपके पास बहुत सारी किताबों के ऑप्शन है, वैसे यूट्यूब पर नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ किताब की, तो अच्छाई के नाम पर आप कोई सी भी अच्छी किताब रिकमेंड कर सकते हैं। RS अग्रवाल अच्छी है, HD यादव अच्छी है, राकेश यादव जी की किताब अच्छी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन कोई एक प्रेफर करना, ढेर मत लगा लेना। बच्चों में एक और कमी है, किताबों के ढेर लगा लेंगे, ले भैया HD यादव, ले RS अग्रवाल, ले किरण, ले मनोज, ले विकास, जो भी किताब है ढेर लगा लिया तो भाई साहब माथा चकरा जाता है कि कौन सी पढ़ें। दूसरी बराबर में एक लाइन लग रही है GS की किताब की, लुसेंट भी है, किरण भी है, राकेश जी हैं, योदव भी है, और जितने भी हैं सारे प्रकाशन तुमने भर रखे हैं। हिंदी की भी लाइन लगा रखी है, फिर दिमाग कन्फ्यूज आ जाता है कि भैया पढ़ें तो पढ़ें क्या। लिमिटेड किताब रखें, पर किताब को कई बार पढ़ लें। किताब कोई सी भी बुरी नहीं है, सभी की सभी किताबें बेस्ट बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। 19-20 का अंतर होता है और सभी बेस्ट हैं। तो फोकस क्या करें, जो किताब है उसी में सफिशिएंट काम करें। कई बार बच्चा गरीब होता है कि भैया नई किताब लानी है, ऐसा जोर भी न डालें, किताब पुरानी खरीद लें, और एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो PDF फाइल डाउनलोड कर लें, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं पढ़ने के, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम आपने बहुत अच्छे समझा, फिर उस किताब को लें, उससे क्या करें, प्रैक्टिस करें, उसकी जितना क्वेश्चन है हर एक करें, हर एक करें, और जिस क्वेश्चन में परेशानी आ रही हो उस पर कोई गोल टिक कर दे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 55 में आपको इशू आया, इस पर ऐसे गोल टिक कर दो पेंसिल से सॉरी, ठीक है। क्यों? ताकि जब फ्यूचर में दोबारा से करो तो देखना कि फिर तो नहीं अटके इस पर 55 नंबर पर। उस टाइम तो आपने देखा, करा नहीं हुआ, आपने पीछे से आंसर देखा, सोल्यूशन देखा, हो गया। पर जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको याद रहेगा कि यार लास्ट टाइम में 55 नंबर पर रुका था या अटक गया था, तो इस बार तो नहीं अटक रहा। तो इससे क्या होगा, चैप्टर क्लियर होगा। आ जाते हैं परसेंटेज की तरफ या इन सभी की तरफ, तो इन सब में भी यही करना है। आज मैं जो पूरा सिखाऊंगा वो UP लेवल का आपको पूरी स्ट्रेटजी सिखा दूंगा। इसके बाद आता है हिंदी का चैप्टर। हिंदी की हमारी क्लास लगातार आ रही है और मैथ की भी आ रही है। इसमें भी क्या करना है, जैसे एक चैप्टर है सबसे पहले आता है चैप्टर हमारे पास वर्ण या फिर वर्णमाला। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा तो पेपर जाता ही नहीं जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। तो पहले इस चैप्टर को इतना पढ़ें कि कंफर्म याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट होगी, रेल लगा दें। फिर आप देखेंगे कि आपका जो पावर है पढ़ने का वो इंक्रीज होता जा रहा है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे होंगे, शेड्यूल बना के पढ़ रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ ये इंक्रीज हो रहा है। अब जब ऐसे में आप मानेंगे 3 या 10 दिन आपने मन लगा के पढ़ा और ये सब चीज़ें आपको याद होने लगी, तो आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। नींद कब आती है? जिस काम में मन ना लग रहा हो, जिस काम में हमारा शरीर साथ ना दे रहा हो। सेकंड नंबर पर नींद कब आती है हमें? जब हमारी अपनी बॉडी कंफर्ट जोन में आ गई हो। जब हम लेट जाते हैं तो नींद आ जाती है, बैठे हो तो थोड़ी कम आती हो। अगर हम चल रहे हैं तो नींद आ जाएगी क्या? ऐसे देखा कि कोई बंदा चल रहा हो, सो गया हो, ना 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 ना, नहीं सो सकता ना। कैसे सो जाएगा भैया? नींद आएगी ही नहीं, किसी भी कीमत पर नींद नहीं आने वाली है। आर यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये भी एक तरीका है। आप जितना कंफर्ट जोन में बैठेंगे, तो सबसे अच्छा कंफर्ट जोन से हटके है कि आप एक चेयर लें, एक स्टूल लें, सामने रखें, उसे पढ़ें, देन इट विल बी परफेक्टली। आप गद्दे रजाई और इसी में बैठ के पढ़ोगे तो भैया नींद तो आएगी ही, ठीक है ना। और मोटिव को क्लियर रखें। जब कभी भी नींद आने जैसा लगे तो तुरंत ही जागें और देखें कि मेरा सपना क्या था, मैं किस लिए पढ़ने बैठा हूँ, क्या मेरे माता पिता आस लगाए बैठे हैं, क्या मैं पास हो जाऊँगा, मेरे फला दोस्त का नंबर आ गया, मेरा नहीं आया, मेरे मामा के लड़के का नंबर आ गया, मेरा नहीं आया। तब ये चीज़ आपको जागने पे मजबूर करेगी। मोटिवेट होना पड़ेगा अंदर से। कब तक वीडियो देख देख के मोटिवेट होंगे? अपने अंदर से जाग जगाओ और तब आगे बढ़ो, तब आएगा मजा, तब ये सब चीज़ छोटी नजर आ जाएंगी आपको। तो क्लियर हुआ कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, हिंदी को ये हमने समझा। अब बात आती है कि सर GS कैसे पढ़ेंगे? सर GS भी तो बचा है, GS को कैसे पढ़ेंगे? GS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, पर बता दूं आजकल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सेम थिंग इज है यार, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा ब्रह्मांड से रिलेटेड। तो ब्रह्मांड को जब आप पढ़ें
उसे एक तो अच्छे से पढ़ें, सारी डिटेल कंफर्म करें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में मौजूद हैं, जैसे लुसेंट की किताब ही आती है एक, जिसका मैं कोई प्रकाश मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि प्रमोशन, ना ही मुझे कोई पैसा मिला है लुसेंट वालों की तरफ से, बट जो चीज़ सही है वो बता देने में कोई बुराई नहीं है। तो उनकी ऑब्जेक्टिव टाइप की कोई बुक आती है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पीछे की तरफ आंसर भी होते हैं, तो उसमें जाएं, ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चंस करें, देखेंगे फर्क आएगा। ऐसा नहीं है फर्क ना आए, ये बिल्कुल रैंडमली बात नहीं बता रहा हूँ, मजेदार बात है। तो आज हमने ये सीखा कि ये सब चीजें करने के बाद हम कर सकते हैं सफलता हासिल। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करना और मुझे ज़रूर बताना क्या इससे फ़र्क आया या नहीं आया। नेक्स्ट ही जल्दी इसी टाइप की एक वीडियो और लाएंगे जिसके अंदर एक आपको अलग ही प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसे आप फॉलो करें, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल को प्लीज़ फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आप डेली टाइम टेबल बना कर रख दिया, बहुत मुश्किल सा भारी सा कि फॉलो ही ना हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्मार्ट से बनाएंगे। और कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, अब याद रखिए, कई बार कहते हैं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क अकेले नहीं होता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तब जाके सफलता मिलती है। तो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा पर विद स्मार्ट वर्क। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।